हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के बारे में। गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम का सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। गाइस, इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 वीडियो बना चुके हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी विशेष तौर पे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीचिंग के बारे में और टीचिंग के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में। इसके बाद हमने लेसन का जो फॉर्मेट होता है वो पढ़ा था। गाइस, जिसके बाद हमने बात की थी लास्ट वीडियो में विशेष तौर पे, जिसमें हमने बात की थी जिसमें ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है उसके जो 3 स्टेज है, 3 जो हायरार्कीज हैं उनके बारे में हम लोगों ने विशेष तौर पे बात की थी। आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। गाइस, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो हैं दोनों ही विशेष तौर पे उनको देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विशेष तौर पे टीचिंग के लेवल्स के बारे में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर गाइस बात करें टीचिंग के लेवल्स के बारे में, तो विशेष तौर पे अगर हम स्कॉलर्स की बात करें तो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं। लेकिन उन स्कॉलर्स में बात करें तो हमारे पास में विशेष तौर पे जो स्कॉलर्स जो याद किए जाते हैं, तो उनमें मेन मैं अगर कहूँ आपके पास में, तो वुड्सवर्थ हो गए, आपके मॉरिसन हो गए, हर्बर्ट हो गए, हंट हो गए। तो ये स्कॉलर्स हैं जो इनके विचार ही ज़्यादातर क्या है बुक्स में या टीचिंग में हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अगर हम बात करें आपके पास में टीचिंग के लेवल की, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। हम बात करते हैं गाइस, पहला है आपके पास में MLT, यानी आपके पास में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। गाइस, इसके बात करते हैं हम लोग ULT, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं RLT, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि जो टीचिंग होता है वो मेमोरी लेवल से किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, किस तरह से प्रभावित होता है, और मेमोरी का जो टीचिंग है और लर्निंग है क्या रोल रहता है। आप इससे बखूबी वाकिफ हैं, आपको ये सारी जानकारियां हैं कि मेमोरी का किसी भी फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट योगदान है, कितना इंपॉर्टेंस है। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास में मेमोरी लेवल के बारे में, तो यहाँ पे मिस्टर जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मेमोरी होती है दैट इज डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट यू लर्न। आप क्या सीखते हो, किस तरह से आप सीखते हो, क्या चीज़ें आप पता करते हो, इसका सीधा जो एप्लीकेशन है वो मेमोरी से होता है। यानी आपने जो भी सीखा है आप उसे अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हो। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर वे में सीखा है, आपने उनको सही तरीके से सीखा है, सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं और आपको कंप्लीट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो कंप्लीट है, तो आप प्रॉपर क्या करेंगे, आप बता पाएंगे या उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपने उनको प्रॉपर वे में नहीं लिया है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ जो हैं इसको विशेष तौर पे क्या बोलते हैं, मेमोरी सीधा सीधा क्या है आपके पास डायरेक्ट यूज़ है कि आप क्या सीखते हो। क्या, जिसके बाद हम बात करते हैं कि मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो जो मॉरिसन साहब हैं उन्होंने विशेष तौर पे मेमोरी का जो है आपके पास जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था। लेकिन हम बात करें इसके बारे में मेमोरी लेवल में, तो ये आपके हार्वर्ड साहब जो हैं इन्होंने मेमोरी लेवल दिया था। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी लेवल में हार्वर्ड साहब के अकॉर्डिंग, तो प्रिपरेशन की वो बात करते हैं। यानी कि आपने क्या किया है, कोई भी टीचर्स हैं जो भी पढ़ा रहे होते हैं, जो भी मेरा वीडियो बच्चे देख रहे हैं या और भी कोई ट्यूटर्स हैं वो टीचर्स हैं वो देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उनका ये है आपके पास प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन किस तरह से होती है, आप जाइए, आपने लास्ट लेक्चर जो भी सुनाया है बच्चों को, जो भी पढ़ाया है, आप जाकर के उसमें से क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दो। यानी बच्चों से कम क्या करो, 5 मिनट क्वेश्चन करो आपका क्लास शुरू करने से पहले ही, सो दैट कि वो क्या कर लें, जो पिछला है आपके पास में रिकॉल कर लें उसको, और एक जो क्लास के अंदर जो इंगेजमेंट का जो माहौल है, यानी आपके पास इंटरेक्शन का जो माहौल है वो तैयार हो जाए। आपको खास बात और क्या पता चलेगी, इससे आपको ये पता चल पाएगा कि बच्चों ने कितना पढ़ा है, कितना याद किया है, घर से कितना तैयार करके लाए हैं, और लास्ट लेसन में आपके जो लेसन था या टॉपिक था या सब्जेक्ट था उसका क्या इम्पैक्ट था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग करना शुरू करें, फीडबैक लेना शुरू करें। तो इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। क्या, जिसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट है आपके पास में मेमोरी लेवल का हर्बर्ट साहब के अकॉर्डिंग। वो कहता है आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ एम। सीधा मतलब ये होता है आप जो भी पढ़ाना चाहते हो
आपका कोई भी टॉपिक है क्लास के अंदर, तो आप क्या करो उसको एक प्रॉपर, जिस तरह से हम जिसे बोलते हैं हेडिंग, कि भाई आज मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ, तो बच्चों को आप बोलिए आप इसको पढ़ के आइए, कंप्लीट आप देख के आइए थोड़ा सा, चाहे आप उसका लेसन पार्ट है उसके नोट्स दे दीजिए, उनको देख के आएंगे। और आपका एम होना चाहिए कि मैं आज ये पढ़ाने वाला हूँ, ये टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ये हम इसके अंदर इसको डालते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में विशेष तौर पे प्रेजेंटेशन के बारे में। गाइस प्रेजेंटेशन नॉट इवन इन टीचिंग, दुनिया का कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी वर्किंग फील्ड ले लीजिए, वहाँ पे प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन क्या है आपके पास में, ये पूरा आपका स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का प्रोग्राम बताता है कि आप क्या करने वाले हैं अपने लाइफ में। अगर हम बात करें सिर्फ लेसन की, टीचिंग की बात करें, तो यानी कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मुझे अगर मान लो कोई आपके पास कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है, राइट, अगर मैं हायर एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ तो हायर एजुकेशन में क्या करूँगा, हायर एजुकेशन में एंशिएंट से शुरू करूँगा और मॉडर्न तक लेके आऊँगा। तो इसमें क्या है, हर एक स्टेप है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या खास बातें हमने क्या किया था, राइट। अगर मैं टीचिंग आपको पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग में हमने सबसे पहले बात की थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, फिर हमने टीचिंग की बात की थी, फिर हमने बात की थी टीचिंग के फीचर्स की, फिर हमने बात की थी विशेष तौर पे कि जो लेसन का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, फिर हमने बात की थी आपकी कि भाई विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो क्या है, उसके 3 लेवल पढ़े थे। उसके बाद हम गाइज बाकी हम अभी पढ़ ही रहे हैं आपके पास में। तो गाइज ये क्या है आपके पास में, ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जब आप क्या करते हो, चीज़ों को प्रस्तुत करते हो कि हम ये करने वाले हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं, राइट। तो बच्चों को आप क्या करो, प्रेजेंटेशन आप तैयार करने के लिए बोलो, तो इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन से बच्चे फैक्ट, नॉलेज और जो कंसेप्ट है आपके पास में वो एक्सपर्ट की जो राय होती है उसके साथ में तालमेल बिठा पाता है और वो ज़्यादा बेहतर सीख पाता है। फिर जिसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलाइजेशन। कई जर्नलाइजेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्ट होते हैं, जो भी आपने क्या किया है, प्रेजेंटेशन तैयार किया है, राइट। तो प्रेजेंटेशन क्या होती है, किस पे, फैक्ट पे आधारित होती है, नॉलेज पे आधारित होती है ना, कंसेप्ट पे आधारित होती है, लेकिन ये विदाउट प्रिंसिपल, विदाउट लॉ नहीं होती। यानी जर्नलाइजेशन में क्या किया जाता है, आपने जो भी तैयार किया है वो आपके लिए क्या मेजर्स हैं, यानी पहले से जो मानदंड क्या स्थापित हैं, यानी लॉ क्या है उसके लिए, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या बना के रखे हुए हैं। तो आपको जो अगर उसको जर्नलाइज करना होता है तो उन प्रिंसिपल, उन लॉज के आधार पे ही, उनके बिहाफ पे ही क्या करना होता है, जर्नलाइज किया करना होता है, अदरवाइज आप उनको जर्नलाइज नहीं कर सकते। गाइज जर्नलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी जो लॉ होता है जो पब्लिक में आता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होता, वो सबके लिए लागू होता है, इक्वली लागू होता है और सबके फायदे और नुकसान के लिए होता है। अगर वो फायदा करेगा तो सबको ही फायदा करेगा, उसमें हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते, राइट। तो गाइज इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जर्नलाइजेशन में इसकी बात करते हैं। गाइज उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन। गाइज जब आप जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके पास में विशेष तौर पर लॉज हैं, यानी कि जो स्थापित मानदंड हैं, और उनके अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो तो आपका रिजल्ट जो होता है, आपका जो भी आपने अचीव करना होता है, उसमें चांसेस होते हैं कि आपने कंप्लीट किया होगा वो सही होगा। और सही होता है तो तब जब आप इसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें रिजल्ट जो आपके अकॉर्डिंग आने के चांसेस होते हैं। तो यानी कि इसको क्या करते हैं आपके पास में, आप उसे विशेष तौर पे फील्ड में अप्लाई करते हो, एप्लीकेबल करते हो, या कहीं पे इसका इस्तेमाल करते हो, तो ये इसके अंदर आता है। तो भाई जिस तरह से हम बात करते हैं मेमोरी लेवल के बारे में, तो ये मेमोरी लेवल के आपके पास में विशेष तौर पे क्या है, जो 6 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हर्बर्ट साहब ने विशेष तौर पे इस पे जोड़ दिया था। तो भाई जिसको हर व्यक्ति को इनके बारे में बात करनी चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, बाकी बच्चों को भी अवेयर कराना चाहिए। गाइस सेकंड लेवल के बारे में बात करते हैं हम लोग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। गाइस अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करते हैं आपके पास में, तो हमारे पास मॉरिसन साहब के अकॉर्डिंग एक चीज़ निकल के आती है, क्योंकि हम अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल की प्री कंडीशन होती है। यानी अगर चीज़ें आपको याद ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको फैक्ट याद नहीं है, तो आप चीज़ों को एनालाइज क्या करोगे। आपको दोनों ही चीज़ों में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको फैक्ट जो है, इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीट आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ के याद कर पाओगे, इनको एनालाइज कर पाओगे, राइट। तो ये आपके पास में मॉरिसन साहब के अकॉर्डिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल प्री कंडीशन होती है आपकी मेमोरी लेवल। तो गाइस बात करते हैं, जब आपके पास मेमोरी कंप्लीट होती है तभी आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में बात कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। अदरवाइज हम कहते हैं जैसे स्कूलिंग में होते हैं तो आपको पेज बाई पेज आप कंप्लीट याद कर लेते हो, एक एक वर्ड याद कर लेते हो, लेकिन जब आप थोड़े आपकी जो स्टडी बढ़ती है, हायर एजुकेशन में आते हो, तो आपको जो याददाश्त होती है, याददाश्त करने की जो पावर होती है,
यानी कि रटने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। आप लाइन बाई लाइन याद नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्कूलिंग में एक पेज पढ़ने के बाद में आप उसको 1.5 पेज बना दो, यानी एक पेज को डबल कर दो या उसका 1.5 कर दो, तो वो आप शायद ना कर पाएँ। कैसे? मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, चीज़ों को सिर्फ बता पाओगे कि भैया ये है, इस तरह से है, ये फैक्ट है। लेकिन आपको अगर मान लो मैं हायर एजुकेशन में दूँ और एक पॉइंट दे दूँ, एक टॉपिक दे दूँ, तो आप हो सकता है उसी टॉपिक पे 10 पेज लिख दो। क्यों? क्योंकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो एनालाइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को वो उसने समग्र तरीके से अपने दिमाग में रख लिया है। तो ये आपके पास में अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन साहब ने कई पार्ट्स में बांटा है। तो नंबर बात करते हैं उसके बाद में प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले से ही। तो प्रेजेंटेशन क्या है आपके पास विशेष तौर पे की होता है, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या प्रोग्राम है आपका, क्या लेके जा रहे हो आप, राइट, यानी किस तरह से टीचिंग आप करवाने जा रहे हो, किस टॉपिक पे बात करने वाले हो, इसका एंड क्या होगा, राइट, या हम किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं या किसी और चीज के बारे में। तो ये इसके अंदर आता है प्रेजेंटेशन के अंदर। हम बात करते हैं गाइस एक्सप्लोरेशन की। तो प्रेजेंटेशन के बाद में हम जब टीचिंग की बात करते हैं, और वो भी किसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको बहुत जरूरी होता है आप एक्सप्लोरेटिव होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, यानी चीज़ों को आप क्या करना चाहिए, आपको एक्सटेंड करके, यानी चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से उनको एनालाइज करके, उनको सिंथेसाइज करके, यानी चीज़ों को अगर बड़ी हैं, डेटा का साइज अगर बड़ा है ना, तो इसमें क्या करेंगे आप चीज़ों को तोड़ तोड़ करके उनको समझेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उनको और एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे। अगर डेटा का सैंपल छोटा है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेंगे और छोटा छोटा करके एक बड़े जो साइज है उसमें कन्वर्ट करते हैं आप उसके, सो दैट की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी टू द मैटर, टू द सब्जेक्ट, वो बेहतरीन हो जाती है और ज़्यादा आती है। तो इससे क्या होता है आपकी जो सोचने की, समझने की और अप्लाई करने की जो क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अभी एक बहुत सारे रोबोट्स हैं जो अभी कोरोना जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें इस्तेमाल आ रहे हैं। तो ये क्या है, आपने कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उस लेवल की है कि आपने क्या किया है कि हमें क्या करना है, एक ऐसी निर्जीव वस्तु को इंटरेक्ट करने के लिए मार्केट में लेके आ जाना है, सो दैट कि हमारा जो आपके पास सोशल जो आपके पास में नॉर्म्स हैं, यानी कि जो सोशल कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाए, आपके पास ब्रेक हो जाए। और यही आपके पास में चैन तोड़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। तो गाइस यहाँ पे आपके पास में एक्सप्लोरेशन की विशेष जरूरत होती है और ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ किसके थ्रू, अंडरस्टैंडिंग लेवल के थ्रू। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं एसिमिलेशन के बारे में। गाइस एसिमिलेशन का मतलब होता है आपके पास, हम इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना, यानी जब चीज़ों को आप क्या कर लेते हो, इनहेरिएंट कर लेते हो, डाइजेस्ट कर लेते हो, यानी समझ लेते हो। और जब आप एक बार चीज़ों को समझ लेते हो तो फिर आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाइज आपको क्या करना होता है, जो डाटा है, फैक्ट है, राइट, उनको क्या करना होता है, समाहित करना होता है, आपको डाइजेस्ट करना होता है उनको, सो दैट कि आप आगे उनको अप्लाई कर सकें, एप्लीकेबल कर सकें। तो ये आपके एसिमिलेशन में आता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब आपने चीज़ों का आत्मसात कर लिया है, एसिमुलेट कर लिया है, प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा है, एक्सप्लोरेशन भी आपका अच्छा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है विशेष तौर पर, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन बोलते हैं। तो संगठन क्या, चीज़ों को जोड़ना आपस में अपने पास ला करके, राइट, और चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या है, यानी बच्चों के साथ में एंगेज करना, उनके साथ में इंटरेक्ट करना प्रॉपर, राइट। तो यानी बच्चे भी इंटरेक्ट करेंगे अपने टीचर्स के साथ में, तो ये इसके अंदर विशेष तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रिसाइटेशन। कई बार क्या होता है, रिसाइटेशन ज़्यादातर स्कूलिंग में इस्तेमाल होता है, यानी हम इसको बेसिकली हिंदी में कविता पाठ बोलते हैं, यानी चीज़ों को ओरली आपसे बुलवाया जाता है। यानी अगर हम बात करें तो बेहतरीन लर्निंग के लिए क्या होता है, आपके पास में बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि नींद आती है, उनको याद नहीं होता। तो प्रॉब्लम उसके पीछे एक नहीं होती, कई चीज़ें होती हैं। यानी जो आपका विशेष तौर पर अगर हम बात करें कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, यानी आपके पास जो दिमागी उपस्थिति है वो नहीं होती। आप क्या होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं, और आपकी फिजिकली जो प्रेजेंस है वो कहीं और होती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। या आप अगर हम बात करें तो बहुत सारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो और चीज़ें आपके पास, दिमाग जो है 50 जगह आपका बिजी रहता है, राइट। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, दिमाग इधर चला जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती, राइट, आपका ध्यान नहीं जाता। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय ये है कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ें लगती है, नींद आ रही है या चीज़ें समझ नहीं आ रही है, दिमाग कहीं बार बार इधर उधर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप रिकॉल करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को बोलना शुरू कर देंगे। यानी ओरली आप उनको क्या करेंगे, चांटिंग करना शुरू कर देंगे।
तो बोलने से आपके पास में जो नॉइज क्रिएट होएगा तो उससे कंसंट्रेशन आपका बनेगा और चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठने लगेंगी, कंसंट्रेशन बनेगा, आपका दिमाग जहाँ पे भी होगा वो वहाँ से आकर के उस टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट पे लग जाएगा। तो ये जो तरीका है आपके पास में, इसको हायर एजुकेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्कूलिंग में तो इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं अपने स्कूलिंग में पढ़ा के आया हूँ, यहाँ पे अभी हायर एजुकेशन में हूँ। तो पहले हम लोग इसको यही क्या है कि बच्चों से, सरकारी स्कूलों का तो अभी भी यही पैटर्न है कि वहाँ पे बच्चों से पहले कविता पाठ करवाया जाता है। हर एक बच्चे को खड़ा करके उससे क्या करवाया जाता है, चांट करवाया जाता है, यानी उससे लेसन को टॉपिक बाई टॉपिक पढ़वाया जाता है। तो बच्चे सारे सुनते हैं उसको, तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि सरकारी स्कूलों में जहाँ पे वाकई में पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है, तो उनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। और सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे आप देखेंगे तो आज भी वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से तो मोर एडवांस होते हैं, और सक्सेस रेट जो होता है उनका बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर उसको देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं आसपास, तो इसके बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। तो ये रिसाइटेशन के अंदर आता है। गाइस, हमारा थर्ड और लास्ट जो लेवल है वो है आपके पास में रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी कि जब आप एक बारी मेमोरी लेवल और आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है तो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी सामने वाले में दिखना शुरू हो जाती है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है। जब आप पढ़े लिखे होते हो, ठीक है, व्यवहार अच्छा होता है आपके पास में, तो सबको दिखाई पड़ता है कि हाँ वाकई में इसके पास कुछ है। तो गाइस, इसी के अंदर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। जो हंट साहब है वो रिफ्लेक्टिव लेवल को किस तरह से आपको जो एक्सप्रेस करते हैं स्कॉलर, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है आपके पास में क्रिएटिंग अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में जब भी आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, राइट, आप कितने, आपके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको किसी ना किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, राइट। तो इसी को ये टीचिंग में भी इस्तेमाल होता है और रिसर्च के अंदर भी। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व करते हो, राइट, आपका दिमाग उसमें किस तरह से चलता है, आप पैनिक होते हो या आपका जो कॉग्निटिव माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, चीज़ें आपको याद आती है नहीं आती, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में क्रिएटिव, ये आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद में सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे हमारी आर्मी होती है, ठीक है, तो आर्मी क्या करती है, एट ए टाइम लड़ाई करने नहीं जाती, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास में वो बंदूक को जब वार होता है तभी टेस्ट करती हैं, ऐसा नहीं करती। वो क्या करती हैं, उनके साल के साल पूरे एक्सरसाइज होती रहती हैं। जैसे कि अगर मलाबार एक्सरसाइज है आपके पास में, कीगल हो गया, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है, मित्र शक्ति, वरुण, ये बहुत सारे हमारे इंडिया के एक्सरसाइज हैं, इंडिया की जो आपके नेवी है, आर्मी है, राइट। तो ये सारी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। हाल ही में बहुत सारे जो है आपके पास किरण हो गया, ऑपरेशन किरण है, तो ये इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो करती रहती हैं आर्मी। क्यों करती रहती हैं? हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो में सफ़र करते होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल होती है। वो क्या होती है, किसी तरह का कोई बम कहीं के रख देंगे कि भाई ऐसा अफवाह फैला देंगे कि बम रखा हुआ, तो वो उसको कैसे ट्रैकल करते हैं, राइट। अगर वो क्या है, एक ड्रिल जो होती है आपके पास में, कोई कहीं बम नहीं होता है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता, बस वो क्या करते हैं, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो उससे कैसे ट्रैकल किया जाएगा उसको बताने के लिए, उससे अवेयर करने के लिए और उससे अलर्ट रहने के लिए सब किया जाता है। यानी एट ए टाइम इट जस्ट लाइक कि आग लगने पे कुआं खोदने का वाला काम नहीं करते कि आग लगी उसके बाद में कुआं खोदा जाएगा, यानी कुआं पहले से ही खोद के तैयार कर लिया जाता है। तो ये इसके अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट है आपके पास में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी आपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास, आपको हाइपोथेसिस जो है वो तैयार करना है, यानी परिकल्पना है, आपने जो भी सोच के रखा है, जिस पे भी रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको तैयार करके रखना होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वेरीफाई हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए आपके पास में कैसे करेंगे, डेटा क्या है आपके पास, यानी आपके एक्सपर्ट होते हैं, मेंटर्स होते हैं, आप उनसे बात करेंगे इसके बारे में, और जो प्रिंसिपल्स हैं और जो लॉ हैं पहले से ही हाइपोथेसिस के डिसाइडेड रहते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको क्या पता चलता है कि ये हाइपोथेसिस वाकई में मेरी काम की है, इसके रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आएंगे या नहीं आएंगे, डेटा कलेक्शन इसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास में कि आपको पहले हाइपोथेसिस को एकदम कंफर्म कर लेना होता है, टेस्ट कर लेना होता है, वेरीफाई कर लेना होता है। गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन। तो जब आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग फिर डेटा कलेक्ट करना शुरू करते हो गाइस, ठीक है। डेटा कलेक्शन के तमाम मेथड हो सकते हैं, सर्वे मेथड हो सकता है आपके पास में, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग रिसर्च में बात करेंगे। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब आप क्या करते हो, उस डेटा को क्या करते हैं आप हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं,
यानी कि जो डेटा कलेक्ट किया है आपने वो आपकी जो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है नहीं है, उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, उसी को बोलते हैं आपके पास में हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना। गाइस जिसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप एक टीचर होते हैं, एक लर्नर होते हैं, तो अगर हम बात करें गुरु शिष्य की, तो गुरु और शिष्य जो है उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप पुराने टाइम में देखिए जो टीचर्स होते थे वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने लर्नर्स होते हैं, उनके साथ उनका जो बिहेव होता था बहुत ही अगर मैं कहूँगा बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था, राइट। किस तरह से हुआ करता था, एक फ्रेंड, एज ए फ्रेंड उनका बिहेव हुआ करता था। कैसे हुआ करता था, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम्स को घर पे जाकर के एक बार वो देखते थे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, यानी बहुत ही जो लविंग और केयरिंग जो है उनके बीच में जो रिलेशन है वो होता था। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये फीचर्स होता है आपके पास में टीचिंग का और लर्निंग का। सेकंड अगर हम पॉइंट के बाद में बात करें तो टीचिंग का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतरीन होना चाहिए, राइट। किसी तरह की कोई सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो यू ओपन माइंडेड अलॉट, आपको क्या होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए। कोई भी टीचर है उसको विशेष तौर पे खुले दिमाग का होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में जाकर के जो बच्चे हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं रहते, वो किसी भी लेवल का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उनकी जो क्वेरी है उसी के अकॉर्डिंग उनको शांत करना होता है, उनको गाइड करना होता है। गाइज जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो आपके पास में जो माइंड है वो काफ़ी जिगजैग अवस्था में रहता है, मतलब सोचने समझने का जो है पर डे के हिसाब से हमारा जो मन होता है वो ऐसा स्पीडी गति करता है, इस तरह से आपके पास में इधर उधर भागता है कि समझ नहीं पाते कि सही क्या है गलत क्या है। तो उसके लिए एक बेहतरीन मेंटर का होना, एक अच्छे मेंटर का, और वो भी फ्रेंडली मेंटर, यानी कि अगर वो फ्रैंक है आपसे, चीज़ों को समझता है और आपको सपोर्टिव है, तो उसका आपकी लर्निंग जो है बेहतरीन फर्क पड़ता है, उसका बेहतरीन रिजल्ट उसके आते हैं। कहीं अगर मैं बात करूँ उसके बाद में ओपननेस की, तो ओपननेस इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे अगर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं तो वो क्या है, जब टीचर थोड़ा सा ऐसे खड़ूस टाइप होता है, राइट, यानी कि अपने ही दूसरी दुनिया में रहता है, राइट, कहीं पे कुछ भी करके आया और वो बच्चों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, राइट, पढ़ाया अपना टॉपिक और ख़त्म करके चला गया, किसी को समझ आया नहीं आया, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, वो कभी नहीं देखता नहीं सुनता है, राइट, अपना काम किया चला गया। मतलब जिन्हें आप ज़्यादातर प्रोफेशनल्स बोलते हो वही सब करते हैं, मतलब जो ज़्यादा पेड होते हैं, बिजी होते हैं वो, तो उन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं होता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, बस उसका काम है वो आया क्लास में लिया। गाइस ये नहीं होना चाहिए। टीचर प्रोफेशंस में है आप, अगर टीचिंग प्रोफेशंस में, तो आपको पहले बच्चों को पता करना पड़ेगा। यानी जैसे कि एक फार्मर होता है तो फार्मर क्या करता है, जिस भी ज़मीन के अंदर वो क्या बीज बोना चाहता है तो पहले उसको बहुत अच्छे से तैयार करता है, राइट। जब तैयार कर लेता है कि हाँ अब मेरी जो ज़मीन है इसमें बोने लायक हो गया है, अब इसमें जो अनाज है या फसल है वो उग सकती है, तभी वो उसमें बीज डालता है। तो टीचर को भी चाहिए कि पहले वो अपनी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर ले, देख ले, क्लास का माहौल देख ले, बच्चों का माइंड सेट देख ले, वो किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से बच्चों के साथ में बिहेव करना चाहिए, राइट। तो जो एक प्रॉपर जो मेच्योरिटी है उसको दिखाना चाहिए। कहीं जिसके बाद हम बात करते हैं आपके पास कि भाई और किन किन चीज़ों का है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें टीचिंग के जो फीचर्स हैं वहाँ पे आपके पास में जो, क्योंकि जो टीचिंग है आपके पास में कोई सिंगल फिनोमेना तो है नहीं, ये क्या है आपके पास में टू वे प्रोग्राम होता है, यानी आप बच्चों को पढ़ाओ और बच्चे आपको फीडबैक दें, आपको रिस्पॉन्ड करें। तो उसके लिए क्या है, टीचिंग जो प्रोफेशन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हाईली जो कम्युनिकेशन बेस्ड है। आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लैंग्वेज अच्छी है आपके पास, आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं आप उनको बच्चों तक प्रॉपरली पहुंचा सकते हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपके समझाने में प्रॉब्लम है, तो इस पे इसका जो फ़र्क होता है आपकी टीचिंग पे भी पड़ता है और लर्निंग पे भी पड़ता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इट इज़ नॉट स्टूडेंट हु फेल्स बट इट इज़ द टीचर हु ओवरऑल फेल। मतलब कि सिर्फ बच्चा फेल नहीं होता, अगर बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, कोई लर्नर है उसके मार्क्स नहीं आते, वो सफल नहीं हो पाता जीवन में, तो इसका मतलब वो क्या है, सिर्फ बच्चा फेल नहीं हुआ, वो टीचर भी फेल हुआ है, वो सोसाइटी भी फेल हुई है। शायद वो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या इसकी एम्बिशंस हैं या उसकी जो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी ताकत और कमजोरियाँ हैं वो समझ नहीं पाया।
तो इस वजह से वो बच्चा फेल कर जाता है। तो एक टीचर को चाहिए कि हमेशा अपने बच्चों को प्रमोट करता रहे, राइट। उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो पोटेंशियल है, उसको आगे बढ़ाने का काम करे, उनका जो मॉरल है उसको हाई करने का काम करे, राइट। उनका जो उत्साह है उसको बढ़ाने का काम करे, राइट। उनको डिमोरलाइज करने का काम ना करे, किसी भी लेवल पे ना करे। तो गाइज इस तरह से ये आपके पास में टीचिंग के फीचर्स थे, और इस तरह से गाइज हमने बात करी थी टीचिंग के लेवल्स के बारे में। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे से मैसेज कर सकते हैं, राइट। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो देखने के बाद में उसको आगे नहीं बढ़ाते, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी, और अगर नहीं भी लगता है तो एक लाइक, और जो बच्चों के साथ में शेयर है वो कीजिए आप गाइज। सब्सक्राइब इसको गाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आने वाले वक्त में बेहतरीन वीडियो जो हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए, नई नई जानकारियाँ वो लेके मैं आने वाला हूँ। तो गाइज देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।